अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू है जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को सीख लिया। आज की इस वीडियो में हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एग्जाम। तो वो हमारा टॉपिक है क्या? टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है आपके पेपर में मुख्तलिफ तरीके से पूछा जा सकता है। तो न्यूक्लियस के अगर थोड़े बैकग्राउंड को डिस्कस करें तो न्यूक्लियस आर डिस्कवर्ड वेरी फर्स्ट टाइम by the help of Robert Brown in 1831। पहली बार डिस्कवर हुआ था 1831 में और इन्हें डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब न्यूक्लियस के बारे में अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें, मजीद चीज़ों को डिस्कस करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सबसे पहली चीज़ कि न्यूक्लियस जो है ये एक सेल ऑर्गेनली है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल करता है तमाम एक्टिविटीज सेल की। तो आपके सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है, जितने भी प्रोसेस है, उसे कंट्रोल करने का काम है न्यूक्लियस का। अदरवाइज न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ दिस सेल मौजूद है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए बहुत अहम है एक सेल के लिए। उसके बाद हमारे पास लिखा है स्पेरिकल इन शेप। शेप की बात करें तो वैसे तो ये स्पेरिकल होते हैं, बट इन सम सेल्स इट लोब्ड इन स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें ये लोब स्ट्रक्चर के भी होते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल इट इनक्लोज्ड इन आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ पर एक चीज वो ये कि यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो न्यूक्लियस मौजूद है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली यूकैरियोट सेल का लिखा हुआ है, विच मीन्स कि ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट सेल में भी। यानी के लिए न्यूक्लियस जो है हमारे पास वो प्रोकैरियोट सेल में भी होगा, यूकैरियोट सेल में भी होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस होगा उसमें कोई आउटर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा। ठीक है, और जो हमारे पास ये न्यूक्लियस मौजूद होगा हमारे यूकैरियोटिक सेल में, उसमें यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है वो मेम्ब्रेन मौजूद होगी। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो मेन चीज डिफरेंट करती है दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। सही है। उसके बाद लिखा है हमारे पास कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है यानी ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है यूकैरियोटिक सेल में, वो फिल्ड होती है विद फ्लूइड। यानी उसके अंदर एक फ्लूइड नुमा सब्सटेंस जो है वो मुकम्मल तरीके से फिल्ड हुआ होता है। उसके अलावा कुछ न्यूक्लियोलाई और कुछ क्रोमेटिन नेटवर्क और मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद होता है। अब इसी मेम्ब्रेन को, ये जो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसको अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो आपकी बुक में लिखा है द न्यूक्लियस फिल्ड विद प्रोटीन रिच सब्सटेंस। अब ये जो फ्लूइड है ये कोई नॉर्मल फ्लूइड नहीं है बल्कि इसमें रिच ऑफ प्रोटीन सब्सटेंस शामिल है। यानी मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन और मुख्तलिफ किस्म के जो एसेंशियल सब्सटेंस है वो इसके अंदर शामिल है, मौजूद हैं। ठीक है, उसी को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। और इसके अलावा उसके मजीद और भी नाम होते हैं, जैसे यहाँ लिखा है कैरियोफ्लाम। ठीक है, उसके बाद लिखा है इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीमराइज एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड एंड सम मेटल आयंस एटीसी। अब इस प्रोटीन सब्सटेंस में सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि डीएनए, कुछ पॉलीमराइज एंजाइम, कुछ न्यूक्लियोटाइड और कुछ मेटल आयंस भी मौजूद होते हैं। सही है। उसके बाद लिखा है इट ऑल्सो कंटेन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब कुछ मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन भी मौजूद होते हैं, इसीलिए ये स्लाइटली डिफरेंट होता है साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन से। ठीक है, लिखा है देयरफॉर इट इज स्लाइटली डिफरेंट इन कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ प्रोटीन जो है, डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट काइंड के जो प्रोटीन है, यही डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको? हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन को साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन से। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इसकी मेम्ब्रेन थी, एक मेम्ब्रेन तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन न्यूक्लियस बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो पहली मेम्ब्रेन अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म को ले लें, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, तो दूसरी मेम्ब्रेन हमारे पास कौन सी होगी? हियर इज द सेकंड मेम्ब्रेन दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप। अब ये एक इन्वेलप है, एक कवरिंग, एक बाउंड्री है, वर्क एज अ बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में एज अ बाउंड्री वर्क कर रही है स्टूडेंट। बोथ मेम्ब्रेन हैव थिन स्पेस। अब दोनों मेम्ब्रेन जो है उसमें थिन स्पेस है। कौन से दोनों? द फर्स्ट वन
दिस एंड द सेकंड वन इज दिस। अब जो हमारे पास पहली जो है यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों थिन स्पेस की होती है फिल्ड विद फ्लूइड, और यहाँ पर कुछ फ्लूइड जो है वो फिल्ड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव पोर्स। अब ये चीज बड़ी अहम है, याद रखिएगा कि ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट, इसके अंदर कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, मींस सुराख मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये पोर्स क्यों है? विच इज मेड बाय स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। अब हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये पोर्स किस तरीके के हैं। तो लिखा है कि ये मेड अप हुए बने हैं कुछ स्पेशल किस्म के प्रोटीन से, जिसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन न्यूक्लियोप्रोटीन, व्हाट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, राइट सम सेंटेंस अबाउट न्यूक्लियोप्रोटीन, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो क्या है, इज द पोर्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स है वही हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन कहला रहा है, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से बना है, ठीक है। उसके अलावा लिखा है कि ये सर्टेन सब्सटेंस पास थ्रू दिस प्रोसेस। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, हियर इज द फंक्शन, तो यहाँ पर हम इसे एज अ फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। जिसका फंक्शन, पोर्स का फंक्शन, जो न्यूक्लियोप्रोटीन है उसका फंक्शन लिखा है कि ये सर्टेन सब्सटेंस को पास आउट कराता है पोर्स में से बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग सेल्यूलर सब्सटेंस। अब ये जो पोर्स है, ये जो हमारे पास सर्टेन सब्सटेंस को पास आउट कराएगा, वो किसके दरमियान से पास आउट कराएगा स्टूडेंट? ऑब्वियसली न्यूक्लियस और कुछ जो सेल्यूलर सब्सटेंस है, स्ट्रक्चर है, उनके दरमियान से जो भी सब्सटेंस या सर्टेन अमाउंट ऑफ मटेरियल है उनको पास आउट कराएगा बाय द हेल्प ऑफ दीज पोर्स व्हिच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, राइट। उसके बाद लिखा है हमारे पास न्यूक्लियोलस, दैट इज द स्ट्रक्चर, दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का जो अंदरूनी हिस्सा है, बाकी जो पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हम अगर डिस्कस करें तो लिखा है विच इज इन द न्यूक्लियस द स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पर कुछ स्पेरिकल स्ट्रक्चर का जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है कि देयर मे बी मोर देन वन न्यूक्लियोलाई और वन न्यूक्लियस। हो सकता है कि ये हमारे पास सिर्फ एक नहीं हो, जो न्यूक्लियाई होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये एक से ज्यादा अमाउंट में भी मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट डिसअपियर। अब यहाँ पर इसका फंक्शन देखें कि ये डिसअपियर हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये मौजूद नहीं होता, और सेल डिवीजन जब हो जाती है तो फिर ये दोबारा अपीयर हो जाता है, ठीक है। एंड रीअपियर आफ्टरवर्ड, यानी सेल डिवीजन के बाद इट विल बी एबल टू रीअपियर, ठीक है। उसके बाद लिखा है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए। मुख्तलिफ किस्म के आरएनए से बने होते हैं। इट रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज राइबोसोम्स। मुख्तलिफ किस्म के आरएनए से बने हैं, तो इसीलिए इसका फंक्शन क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं कि ये सिंथेसाइज कर सके राइबोसोम्स को बना सके। ऑब्वियसली जब राइबोसोम्स होगा तो राइबोसोम्स प्रोटीन को बनाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट द न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूमरस फाइन स्टैंडर्ड इन दी फॉर्म ऑफ नेटवर्क। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर कंटेन करता है न्यूमरस नंबर, यानी बेतहाशा तादाद में मुख्तलिफ क्रोमेटिन नेटवर्क को, मुख्तलिफ हमारे पास जो न्यूक्लियस के सबस्टेंस स्ट्रक्चर है, एसेंशियल पार्ट्स हैं, उनको न्यूक्लियस कंटेन करता है, सही है। तो अभी तो हमने इनके कुछ मेम्ब्रेन को डिस्कस किया कि न्यूक्लियस के हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स हैं, उस पोर्स के कुछ फंक्शन है, लेकिन इसके अलावा न्यूक्लियस के इंटरनल हमारे पास जो है मजीद चीजें भी, सब्सटेंस भी, सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स भी, कंपोनेंट भी मौजूद हैं, ठीक है। तो उन सेल्यूलर कंपोनेंट में जो एक सबसे अहम कंपोनेंट है उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, और उसे हम न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन नेटवर्क और ये हमारे पास न्यूक्लियर रेटिकुलम मौजूद है, व्हिच मींस कि इसका कोई ना कोई अहम फंक्शन होगा, स्ट्रक्चर होगा, कंपोजिशन होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपने इस क्रोमेटिन नेटवर्क को, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इंडिविजुअल समझते हैं अलग से क्रोमेटिन नेटवर्क को, ठीक है। तो क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में हमारे पास लिखा है इट कैन बी सीन ओनली नॉन डिवाइडिंग सेल। सबसे पहले तो ये हमें नॉन डिवाइडिंग सेल में नजर आएगा। उसका रीजन क्यों, ऐसा क्यों कि ये हमें सिर्फ नॉन डिवाइडिंग सेल में नजर आएगा, जो सेल डिवाइडिंग हो रहे हैं या हो चुके हैं उनमें क्यों नहीं नजर आएगा? तो इसका रीजन ये है कि हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ना
वही अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो आगे अपने जो अपनी स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, इनको चेंज करके मुख्तलिफ चीज़ों में चेंज करके जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प कर सके। ठीक है, तो जब ये सेल डिवीजन के लिए अपने आप को दे देगा तो ऑब्वियसली हमें नजर नहीं आएगा। सही है, तो ये किस तरीके से अपने आप को चेंज करते हैं और कैसे सेल डिवीजन में मदद करते हैं, इस चीज को अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो उससे पहले हमारे पास लिखा है कि ये नेटवर्क जो है ये बने किससे। सही है, तो फंक्शन को अभी हम समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन इन सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन में हमारे पास जो सबसे आम फंक्शन है वो किसका है, इसी क्रोमेटिन नेटवर्क का। मगर क्रोमेटिन नेटवर्क बने किसके हैं, तो लिखा है कि ये मेड अप होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए और हिस्टोन से। तो डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से ही मिलकर हमारे पास जो चीज बनी होती है वो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन पे आए तो लिखा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन जो है वो नेटवर्क ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू स्पेसिफिक नंबर, कुछ स्पेसिफिक नंबर में ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स का मतलब होता है धागे नुमा। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, पहले ये ब्रेक हो जाते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेड्स, मुख्तलिफ किस्म के धागों में क्या होते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद लिखा है विच स्टार्ट कूलिंग एंड कंडेंसेशन। अब ये कूलिंग करना और कंडेंसेट करना शुरू कर देते हैं और आफ्टर कंडेंसेशन इट बिकम्स क्रोमोसोम। यानी कि ये कैसा अमल करते हैं, कैसा प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस के बाद ये क्रोमेटिन मटेरियल से कन्वर्ट होते हैं थ्रेड में, धागे नुमा स्ट्रक्चर में, और फिर वो धागे नुमा स्ट्रक्चर आपस में कूलिंग होके एक क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के बारे में आप चैप्टर नंबर 6 में और मे बी 5 में पढ़कर आ चुके हैं इन क्लास 9 सेल साइकिल में। तो जिन्होंने क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पढ़ा, क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता उन्हें, तो अभी हम फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप थोड़ा बहुत जो है ना वो चैप्टर डिस्कस कर लीजिएगा जब मैं उस चैप्टर को अपलोड करूंगी क्लास 9 के लेक्चर में। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी वीडियो, थोड़ी बहुत होंगी, तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, पर हम कोशिश करेंगे कि यहीं पर इसको मजीद क्लियर कर लें। तो क्रोमोसोम्स हमारे पास सेल साइकिल के चैप्टर में अच्छे से डिटेल में समझाया है कि क्रोमोसोम्स क्या है और क्रोमोसोम्स स्पेशली सेल डिवीजन में किस तरीके से मुख्तलिफ फेज में, जैसे प्रोफेज है, प्रोफेज 1 है, 2 है, यानी माइटोसिस और मियोसिस में किस तरीके से इसमें जो है वो हेल्प कर रहे हैं। सही है, तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स का क्या काम है, ये सारी चीजें वहां बताई गई है। लिखा है द क्रोमोसोम्स आर थिक थ्रेड मेड अप ऑफ हाईली कंडेंस क्रोमेटिन मटेरियल। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिख दी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्रोमोसोम्स हमारे पास जो है वो मेड अप हुए, बने हैं हाईली कंडेंस क्रोमेटिन मटेरियल्स। यानी वही बात कि जब क्रोमेटिन मटेरियल जो है कंडेंस करेगा, कंडेंसेशन करेगा, फिर वो अपनी शक्ल को चेंज करेगा थ्रेड लाइक में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बाद वो क्रोमोसोम्स बन जाएगा। सही है, उसके बाद लिखा है कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स है वो शुरुआत में क्या करेगा, सेल डिवीजन तो करेगा, लेकिन उसके कुछ दो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, यानी दो ऐसे उसके जेनेटिकली थ्रेड्स होंगे जो अटैच्ड हो जाएंगे इन द लीस्ट सेंट्रोमियर कॉल्ड क्रोमेटिड। अब हमारे पास क्रोमोसोम्स के फंक्शन को बताया गया है कि स्टूडेंट सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स है वो अपने क्रोमेटिड के साथ, यानी जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है उनके साथ अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब, क्रोमोसोम्स अपने अंदर कुछ हेरिडिटी मटेरियल को कंटेन करता है और वो हेरिडिटी मटेरियल पास आउट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और इस तरीके से मजीद सेल डिवीजन होती है। तभी हमारे ऑफस्प्रिंग का, हमारे पेरेंट्स का जो डीएनए है या अदरवाइज जो हमारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें हमारे जीएनए में पास आउट हो जाती है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दीज क्रोमोसोम्स, बाय द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद लिखा है क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। क्रोमोसोम्स 2 पार्ट में कंसिस्ट होते हैं, पहला आर्म्स, दूसरा सेंट्रोमियर। ठीक है, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं एक हमारे पास क्रोमोसोम्स के आर्म्स होते हैं, दूसरा सेंट्रोमियर कहलाता है। उसके बाद लिखा है द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड्स फ्रॉम सेंट्रोमियर टू एंड कॉल्ड आर्म्स। अब यहाँ थोड़ा आर्म्स की डेफिनेशन को बताई गई है कि वो हिस्सा जहाँ पे क्रोमेट्स और सेंट्रोमियर आपस में अटैच्ड हो रहे हैं उसी को हम आर्म्स कहते हैं। उसके बाद लिखा है क्रोमोसोम्स कंटेन करता है हेरिडिटी,
वही बात जो मैंने आपको बताई, वो तमाम हेरिडिटी जेनेटिकल मटेरियल, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली है, तमाम हेरिडिटी मटेरियल जो हमारे क्रोमोसोम में सेफ है इन द फॉर्म ऑफ जीन, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, जो कहाँ पे है, क्रोमोसोम्स के अंदर है। सही। उसके बाद लिखा है द पोजिशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स कॉल्ड जीन लोकस। अब जो जीन्स की पोजिशन है क्रोमोसोम्स के अंदर उसे हम जीन लोकस कहते हैं, और प्लूरल यानी कि अगर सिंगल के अलावा मजीद जीन्स को हम टुगेदर पढ़ें तो हम उसे कहेंगे लोकी। सही है। उसके बाद लिखा है क्रोमोसोम्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इंफॉर्मेशन जो ये स्टोर कर रहा है, रख रहा है, वो पास आउट करता है जनरेशन टू जनरेशन। यानी सेल डिवीजन में जब जब सेल डिवाइड होगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर हमारे पास एक हमारा पेरेंट सेल था तो यहाँ से 2 डॉटर सेल बने, राइट। अब इन 2 डॉटर सेल से जो मजीद सेल बनते जाएंगे स्टूडेंट, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन जाती जाएगी जनरेशन टू जनरेशन, वो इसी जीन के जरिए, इसी क्रोमोसोम्स के जरिए जाएगी। उसके बाद लिखा है द क्रोमोसोम्स नंबर फ्रॉम स्पेशी टू स्पेशी। अब क्रोमोसोम्स की जो तादाद है सेल के अंदर वो मुख्तलिफ है हर स्पेशी की, राइट। तो हमारे पास 8 होते हैं इन फ्रूट फ्लाई, 14 होते हैं। सबसे अहम चीज जो ह्यूमन बीइंग में होता है दैट इज 46। तो ये याद रखिएगा, ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा, अदरवाइज आपको सेल डिवीजन के प्रोसेस को समझने में हेल्प करेगा। तो 46 जो है वो क्रोमोसोम्स की तादाद है जो हमारे कहाँ पर है, सेल्स में मौजूद है, जो कि हेल्प कर रही है सेल डिविजन्स में। ठीक है। उसके बाद लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑन सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो अपने पोजीशन के लिहाज से इनकी मुख्तलिफ किस्म है, मुख्तलिफ जो है वो टाइप है। दैट इज मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब टीलोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़कर आए। अच्छा, 9 वालों का जो है ना वो शॉर्ट नोट आता है इस टाइप में, तो थोड़ा बहुत आप भी प्रिपेयर करके जाइएगा, मे बी कि आपसे डिफरेंट तरीके से जो है ना पूछ लिया जाए। सही है। तो ये जो हमारे पास है इनको भी अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो मैं यहाँ लिख नहीं सकी क्योंकि जगह कम है। बुक से थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं स्टूडेंट। पेज नंबर 65 आपके सिंध बोर्ड की जो बुक है उसमें लिखा है बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ। अगर हम इनको समझें कि इनके टाइप जो है वो किस तरीके से है, तो पहली वाली मेटासेंट्रिक के आगे लिखा है क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म। वो क्रोमोसोम्स जिनके आर्म्स इक्वल हो वो हमारे पास जो है, और सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास कहलाता है मेटासेंट्रिक। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्रोमोसोम जिसका स्लाइटली अनइक्वल आर्म हो, दोनों आर्म में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है। एक ज्यादा बड़ा है, एक थोड़ा सा उससे कम है। ठीक है। और सेंट्रोमियर भी मौजूद है। ठीक है। लेकिन कैसा है, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर। ऑब्वियसली छोटा होगा तो उससे थोड़ा सा दूर होगा। तो उसके बाद लिखा है उसे हम सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और अगर हम सब टीलोसेंट्रिक या एरोसेंट्रिक, अच्छा इसको हम लोग एक्रो भी पढ़ते हैं, एक्रोटेलोसेंट्रिक। तो आगे लिखा है क्रोमोसोम्स विथ वन वेरी लॉन्ग एंड द अदर वन इज वेरी शॉर्ट आर्म। एक हमारा बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होगा, एक बहुत ही शॉर्ट होगा, और हमारा जो सेंट्रोमियर है वो ज्यादा फार अवे होगा। तो ये हमारे पास कहलाएगा सब टीलोसेंट्रिक, राइट। उसके बाद हमारे पास है टीलोसेंट्रिक, दैट इज सेंट्रोमियर हमारा, जिसमें जो एक आर्म है वो उसके एंड में, मतलब एक आर्म होगा ही नहीं, दूसरे आर्म जो होंगे बिल्कुल एंड पोजीशन में होंगे, दैट इज टीलोसेंट्रिक। डायग्राम आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है। आप उसे देख लें, लिखा हुआ है टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स की। तो जब टाइप ऑफ क्रोमोसोम को डिफाइन करेंगे तो डायग्राम लाजमन बनाइएगा जो आपकी बुक में मौजूद है। डायग्राम बिल्कुल इजीली तरीके से डिफाइन कर देगी आपकी सारी टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स को। ठीक है। तो आज की वीडियो को, आज के इस टॉपिक को अगर हम रैपिडली समराइज करें तो हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेली है, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है। न्यूक्लियस के कुछ मेम्ब्रेन होते हैं, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं, वो एज अ बाउंड्री वर्क कर रही होती है। सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उसमें कुछ पोर्स मौजूद होते हैं जो कि स्पेशलाइज प्रोटीन के बने होते हैं। वो प्रोटीन हमारे पास कहलाता है न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है। उसके अलावा इस पोर्स का काम ये है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों को पास आउट करने में मदद करता है।
किससे? साइटोप्लाज्म और सेल्यूलर सब्सटेंस के दरमियान से। सही है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल सेल्यूलर सब्सटेंस अबाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ हमारे पास सेल्यूलर कंपोनेंट है जैसे न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन नेटवर्क। तो क्रोमेटिन नेटवर्क में क्रोमोसोम आ जाएगा। क्रोमोसोम इसी क्रोमेटिन नेटवर्क से मिलकर बनेगा। जब क्रोमेटिन मटेरियल स्टूडेंट कंडेंसिएट होगा तो फिर वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएगा और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हैविंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान मदद फराहम करेंगे। सही है। तो ये पूरा आपका टॉपिक था, अहम टॉपिक है, लास्ट में इसीलिए समझाया ताकि आपको याद रहे, रिवाइज करते रहे। मुख्तलिफ टॉपिक, मुख्तलिफ रीजनिंग क्वेश्चन, डिफरेंसेस, डायग्राम, बहुत सारी चीजें इससे बन सकती हैं। खुद प्रिपेयर करें क्वेश्चन ताकि आप अपने पेपर में ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें, चैनल पर न्यू मिले तो लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।